डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहला ये तीसरे यूनिट का है, क्लास 11th के लिए सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी का टॉपिक। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 1950 में वजूद में आई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वजूद में आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 1950 में वजूद में आई। इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि ये आइन के साथ ही वजूद में आई। जिस टाइम पे इंडिया का आइन बना उसी टाइम पे ये वजूद में आई। सो वी कैन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर ऑफ 1950 and number second is that it is known as constitutional body। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको ये पता होना चाहिए कि हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का थर्ड यूनिट है। अब इसका एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा तो कल से हम फोर्थ यूनिट उठाएंगे, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी। इस वाली यूनिट में हम पढ़ते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन। कौन कौन से मेथड्स हैं इलेक्शन के वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और इंडिया में कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, रशिया में कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, ये अगले वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 1950 में वजूद में आई। इट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। व्हाई? बिकॉज इट केम इनटू एग्जिस्टेंस along with the constitution of India। So dear students, constitution of India came into existence in the year of 1950 and it is known as constitutional body। So dear students, article 324 of the constitution of India deals with the election commission of India। Here I have written on the whiteboard, article 324 deals with the election commission of India, and election commission of India is responsible for the election of president, election of the panchayats, election of the MLAs and election of the Lok Sabha। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो उर्दू में भी मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा। आर्टिकल 324 जो है इसमें बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है प्रेसिडेंट का इलेक्शन हेल्ड करना, पंचायत का इलेक्शन हेल्ड करना, एमएलए का इलेक्शन हेल्ड करना और लोकसभा का इलेक्शन हेल्ड करना। अगला वाला पॉइंट हमारा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो what is the age criteria? What will be the age criteria in India? We can use the universal adult franchise। What is universal? Universal means all, which is same all over the world, which is same all over the world। And in India, right to vote or universal adult franchise, under this thing we are having only 18 years of age। only 18 years of age, जो भी सिटीजन होगा उसकी 18 years एज होनी चाहिए, तब वो क्या कर सकता है, तब वो वोट डाल सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो 18 years का होना चाहिए। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसी को हम बोलते हैं, या तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या राइट टू वोट। इसी तरह से जब हम यूएसए को देखते हैं, यूएसए में 21 years एज रखी गई है राइट टू वोट के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आगे थोड़ा सा मैं जाऊंगा। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जब ये वजूद में आई, इट वाज फर्स्ट सिंगल, इट वाज नॉट द मल्टी मेंबर बॉडी, इट वाज सिंगल मेंबर बॉडी। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल मेंबर बॉडी। जिस टाइम पे ये बनाया गया, इस टाइम पे इसमें एक ही इलेक्शन कमिश्नर था, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जिस टाइम पे ये वजूद में आया, इस टाइम पे ओनली एक ही इलेक्शन कमिश्नर था। तो ये इलेक्शन कमिश्नर जो था इसको हम बोलेंगे ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, इसमें ज्यादा मेंबर्स नहीं थे। लेटर ऑन क्या हुआ, 1989 में इलेक्शन कमिश्नर्स अमेंडमेंट एक्ट, 1989 में 1989 वाला जो 1989 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट
डियर स्टूडेंट्स, हम दो कंडीशनों में बोल सकते हैं। 1989 को हम बोलते हैं इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट और इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट। इस वाले एक्ट से क्या हुआ, ये मल्टी मेंबर बनाई गई, ये मल्टी मेंबर बनाई गई। तो आगे थोड़ा सा मैं बोर्ड को पहले रब करूंगा, इसके बाद आपको ये वाला पॉइंट आगे लिखाऊंगा मैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1989 1989, this is our topic, election commission of India। सो 1989 में जो अमेंडमेंट हुई 1989, ये वाला अमेंडमेंट जो है इसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स अमेंडमेंट एक्ट, ECAA इलेक्शन कमिश्नर्स अमेंडमेंट एक्ट। इस वाले एक्ट में क्या हुआ, ऑलरेडी मैंने आपको बोला ये पहले सिंगल बॉडी थी, इसमें एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। और आगे क्या हुआ, 1989 में इसको बनाया गया मल्टी मेंबर बॉडी, मल्टी मेंबर बॉडी। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंसान है भाई, वो कभी बीमार भी हो सकता है, उसकी जगह और कोई आ सकता है। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक है यहाँ पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, डिप्टी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को भी रखा गया, और इस यहाँ पे एडिशनल को भी रखा गया, एक एडिशनल कमिश्नर को भी, एडिशनल ऑफिसर को भी रखा गया यहाँ पे। जो अगर देखेंगे, देखो मल्टी मेंबर बॉडी जब ये बनी तो इसमें पहले पॉइंट पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर एंड एडिशनल ऑफिसर, एंड एडिशनल ऑफिसर। तो आगे आप बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए, बोर्ड की तरफ फोकस हो रहा है। तो बोर्ड से हमें यहाँ पे पता चलता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, इसको इलेक्शन कमीशन को क्या किया गया, इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, मल्टी मेंबर बॉडी। तो आगे हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है हमारा व्हाट डज द इलेक्शन कमीशन डू, इसके फंक्शंस क्या है। तो आगे हम थोड़ा फंक्शंस को हम इलाबोरेट करेंगे आगे। तो what is the function of election commission of India? 1 minute, I will make you aware regarding this thing. Its superintendents, directors, it superintends or controls the election of the president, election of the MLAs, election of the Lok Sabha, etc. फंक्शन नंबर 1, बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए। आई विल रिपीट हियर, इट superintends or controls the election of the president of India, election of the MLAs, election of the Lok Sabha, etc. तो पॉइंट नंबर 1 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फंक्शन, इसकी ड्यूटी ये है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन, एमएलएज का इलेक्शन और पंच का इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन हेल्ड हो। That means I have mentioned in the first point, it superintends or controls the election of the president, election of the MLAs, election of the Lok Sabha and election of the Panchs and Sarpanchs. And number point second is it allots the election symbols.
It allots the election symbols to the various political parties. Number second function is that it allots the election symbols to the various political parties. Dear students, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इंडिया में 600 के करीब रीजनल और बटा आर बटा एन रीजनल ऑब्लिक नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इंडिया में कितनी रीजनल पार्टीज है? रीजनल नहीं, सॉरी, नेशनल और रीजनल, रीजनल एंड नेशनल दोनों जो है, ये इसमें कितने हैं? 600 के करीब पार्टीज हैं। इनको इलेक्शन सिंबल देने, फॉर एग्जांपल आप देखते हो बीजेपी का इलेक्शन सिंबल है लोट्स, लाउट्स, एंड कांग्रेस का क्या है? लेफ्ट हैंड। क्या है? लेफ्ट हैंड। तो कांग्रेस का है लेफ्ट हैंड। इसी तरह से है एसपी का है समाजवादी पार्टी का, नहीं बीएसपी का जो मायावती कांशीराम की पार्टी जिसकी हेड है मायावती, उनका है एलिफेंट, उनका है एलिफेंट। इसी तरह से सीपीआई हैमर एंड सिकल, हैमर एंड हथौड़ा, हैमर ऑब्लिक सिकल, जिसे हम शाली काटते हैं। और इसी तरह से जैसे बीजेपी का लोट्स है, कांग्रेस का लेफ्ट हैंड इलेक्शन सिंबल, तो बीएसपी का एलिफेंट। इन तमाम पार्टीज को जैसे आप लेंगे, बीजेपी की लाउट सिंबल है, ये इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी है सिंबल। इसी तरह से आगे हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ से बीजेपी का लोटस है, कांग्रेस का लेफ्ट हैंड है, बीएसपी का एलिफेंट है। तो इसी तरह से सीपीआईएम का हैमर है, सीपीआईएम का हैमर है। आगे आप बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए थोड़ा सा। तो आगे मैंने आपको बोर्ड पे लिखाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, it allots the function number 1 is that it superintends or controls the election of the president, election of the MLAs, election of the Panch and election of the Lok Sabha. Number second function is that it allots the election symbols to the various political parties. देश में बहुत सी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, आरजेडी है, एटसेट्रा। तो बीजेपी का लाउटस है, कांग्रेस का लेफ्ट हैंड है, बीएसपी का एलिफेंट है, सीपीआईएम का हैमर एंड सिकल है। इन तमाम पार्टीज को इलेक्शन सिंबल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलॉट की है। आगे थोड़ा सा हम पहले बोर्ड को मैं रब करता हूं। अगली वाली फंक्शन जो है, फंक्शन नंबर 3, इट मेंटेन्स द कोड ऑफ कंडक्ट, it maintains the code of conduct, it maintains the code of conduct. What is code of conduct? जब इलेक्शन नजदीक होगा, फॉर एग्जांपल आज है संडे, फॉर एग्जांपल वेडनेसडे को इलेक्शन होने वाला है, तो आज इलेक्शन पार्टीज अपने रिले, उनको आज ही इलेक्शन रिले बंद करनी है। At least it has been determined that we have to maintain, all the political parties can maintain the discipline. All the political parties can maintain the discipline. तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना है? इनको डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। इनको क्या करना है? डिसिप्लिन मेंटेन। अगर इनका इलेक्शन फॉर एग्जांपल आज संडे, इनका इलेक्शन ट्यूसडे को होने वाला है, तो इनको आज से ही अपने रिलेज को बंद करनी है। इनको विजिटर्स नहीं करना है लोगों को, हर हम हमें वोट दीजिए, ऐसा नहीं करना इनको। इनको एक कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स हियर डिसिप्लिन which has been allotted to the political parties. So function number 3 means it maintains the code of conduct. Code of conduct means if any political party is trying to contest the election, but he has to maintain, the political parties has to maintain a kind of discipline. अगला वाला फोर्थ फंक्शन हम देखेंगे।
it determines the time period. It determines the date and time of the elections. It determines the date and time of the elections. अगला वाला पॉइंट नंबर 4 जो है फंक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कि ये क्या करता है, इट डिटरमाइन्स द डेट एंड टाइम ऑफ इलेक्शंस। किस टाइम पे इलेक्शंस होंगे, कब होंगे, कहां होंगे, कैसे होंगे, ये सभी डिसाइड किनको करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल लीडर क्रिमिनल है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसका कैंडिडेचर भी रिजेक्ट कर सकते हैं। EIC इलेक्शन कमीशन ऑफ ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया can reject the candidature of any political leader। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये किसी पॉलिटिकल लीडर का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल, अगर उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा तब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं जो हम लॉ बुक्स में पढ़ते हैं इनकी प्रैक्टिकल मान्यता नहीं होती है, ये इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। दैट इज व्हाई इंडिया इज नोन एज अ सॉफ्ट स्टेट, सॉफ्ट एनार्की, बिकॉज द वन हु कमिट्स क्राइम he or she shall be provided the bail। यहाँ पे बेल मिलती है इसको। डेट मीन्स इंडिया के जो कानून है ज्यादातर ये किताबों तक महदूद रहते हैं। देयर इज अ लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो we can say election commission of India can reject the candidature of any political leader। एग्जाम्पल, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अगर होगा किसी का तो वो उसको रिजेक्ट करते हैं। एंड नंबर 5 इज दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन provide the freedom of speech and press। freedom of speech and press, ये वाला है आपको समझ। इस वाले 5th पॉइंट में हमने लिखा है आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन रिजेक्ट द कैंडिडेचर ऑफ एनी पॉलिटिकल लीडर। एग्जांपल, अगर उसका रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। थोड़ा सा बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा बैक साइड से जाता हूँ यहाँ पे। तो इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी व्यक्ति, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर सकती है अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, अगर उसका अच्छा रिकॉर्ड नहीं है पॉलिटिक्स में। मगर इंडिया में ये नहीं होता है, बिकॉज इंडिया में लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। I will say that Indian constitution is presently is having 444 articles, but lack of implementation है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन प्रोवाइड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाउ बिकॉज जब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप जब भी वोट डालने जाते हो, आप अपनी विशेस को, आप अपनी नीड्स को, आप अपने इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हैं, आप उसी को वोट देते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो अगला वाला पॉइंट जो है ये आपको आया समझ, 5th पॉइंट, कि ये रिजेक्ट भी कर सकता है किसी भी व्यक्ति का कैंडिडेचर अगर उनको लगे कि क्रिमिनल है, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और अगला वाला है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रेस वाले भी देख सकते हैं, वो पोलिंग बूथ्स पे भी जा सकते हैं, कहाँ पे प्रेजुडिस्ड इलेक्शन तो नहीं हो रहा है, लोग वाकई फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेस कर रहे हैं या नहीं। तो इसके आगे हम अगला वाला 7th पॉइंट हम लिखेंगे कि it delimits the constituencies। it delimits the constituencies। what is constituency? ये एरिया को, ये लोकेट करते हैं एरिया को कि कहाँ पे इलेक्शन होगा, कैसे इलेक्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज डिस्कस की फंक्शंस थोड़ी सी, लेकिन जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए
और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ। डियर स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली ये वाला वीडियो है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ड्रीम वर्ल्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो उनके लिए है ज़्यादातर ये वीडियो। और ऑलमोस्टली एवरी स्टूडेंट कैन डाउनलोड माय वीडियो, कैन subscribe my channel if it seems good to you. So thank you, best of luck, and tomorrow we will be with new lecture. Tomorrow dear students, आप पढ़ के रखना थोड़ा सा प्लूरैलिटी इलेक्टोरल मेथड और मेजॉरिटी इलेक्टोरल सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, क्योंकि आगे मुझे भी 10th के लिए भी क्लासेस देने हैं, 9th के लिए भी क्लासेस देने हैं, क्योंकि कोरोना वायरस ने तो डिस्टर्ब किया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कीजिए ताकि वो भी इस चैनल का लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच।